नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम काव्य शास्त्र का एक टॉपिक लेंगे जो स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड दोनों में कॉमन है। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य इतिहास में साहित्य इतिहास परंपरा की एक डेमो क्लास ली थी, वो आपने देखी होगी। वो भी टॉपिक सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों के कॉमन है। और आज हम काव्य शास्त्र की बात करेंगे। काव्य शास्त्र में टॉपिक हम लेंगे छंद। छंद व उसके प्रकार। ध्यान देना, छंद सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी है और स्कूल वाक्यता के पाठ्यक्रम में भी छंद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। छंद से संबंधित प्रश्न थ्योरी के भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें छंद को परिभाषित करना होगा कि किस छंद में कितने वर्ण, कितनी मात्राएं होगी, कहाँ यति गति होगी। और व्यवहारिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे पंक्तियां दे दी और प्रश्न पूछ लिया कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो आपको वर्ण मात्राओं को गिन करके बताना होगा कि इन पंक्तियों में यह छंद है। तो आज का जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है और गणितीय सूत्रों पर आधारित है, क्योंकि इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो छंद वाला जो प्रश्न होगा आपका वो सही होगा, क्योंकि परीक्षा में 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके 2-3 प्रश्न सही होंगे। मैं इस तरह से प्रस्तुत करूंगा कि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ध्यान मनोयोग से इस टॉपिक को समझेंगे। तो आज हम बात करते हैं छंद की, जो काव्य शास्त्र में एक प्रमुख टॉपिक है। छंद किसे कहते हैं और छंद के प्रकार कितने हैं, कुछ हम स्लाइड के माध्यम से लेंगे और फिर हम अभ्यास के द्वारा आपको बताएंगे उदाहरण लेकर के कि इसको आप कैसे पहचानें। ध्यान देना, छंद वो रूप रचना है जिसमें वर्णों और मात्राओं की एक निश्चित व्यवस्था होती है। छंद वह रूप रचना है जिसमें वर्णों और मात्राओं की निश्चित व्यवस्था होती है, जो लय, यति, गति, तुक से बंधी हुई होती है। ये एक सामान्य परिभाषा है। कहने का अर्थ है कि छंद में वर्ण मात्राओं को ध्यान में रखना है, वर्ण मात्राएं महत्वपूर्ण है। और इस आधार पर अगर हम बात करें तो छंदों के प्रकार है, ये 2 प्रकार है, वर्ण और मात्रा के आधार पर वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। ध्यान देना, छंद शब्द चद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना, प्रसन्न करना या खुश करना। छंद का उल्लेख वेदों में भी मिलता है और छंद के अगर प्रारंभ की बात करें तो छंद का पहला हमें रूप मिलता है, वो आचार्य पिंगल के द्वारा मिलता है। यानी आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रवर्तक हम कह सकते हैं और इस आधार पर आचार्य पिंगल के नाम पर ही छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ध्यान देना, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता या प्रवर्तक आचार्य पिंगल माने जाते हैं। उनके नाम पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो ये भी सवाल, इस तरह के सवाल बहुत कम आते हैं, स्कूल व्याख्याता में हो सकता है पूछा जाए कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, आचार्य पिंगल हैं। देखिए, छंद में एक सटीक परिभाषा अगर हम दें तो छंद में निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, गण आदि द्वारा नियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं। ध्यान देना, हमने सामान्य रूप से क्या बताया कि ऐसी रूप रचना जिसमें वर्ण और मात्राओं की विशेष व्यवस्था होती है, जो यति, गति, लय से बंधी हुई होती है। और सटीक अगर हम कहें तो निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, गण आदि द्वारा नियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं। ध्यान देना, अब हम एक एक बिंदु लेंगे। चरण से क्या तात्पर्य है? चरण से हमारा तात्पर्य छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं, जिसे पद या पाद भी कहते हैं। मोटे रूप में छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन चरणों के आधार पर अगर हम बात करें तो छंद के 3 भेद हैं। ध्यान देना, सामान्यतः अगर पूछा जाता छंद कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के हैं, वर्णिक और मात्रिक। अगर चरणों के आधार पर छंदों के भेद पूछे जाते हैं तो 3 भेद है, समछंद, अर्ध समछंद, विषम छंद। समछंद वहां होता है जहां 4 चरण होते हैं, अर्ध समछंद वहां होता है जहां
2 पंक्तियाँ होती हैं, लेकिन उसके पूर्वार्ध को एक चरण माना जाता है जो विषम होता है, उत्तरार्ध को चरण माना जाता है जो सम होता है। द्वितीय पंक्ति का पूर्वार्ध फिर विषम चरण और उत्तरार्ध सम चरण। इस तरह से जैसे दोहा और सोरठा है, तो उसमें विषम-विषम और सम-सम में समान मात्राएँ होती हैं। तो इस तरह से और विषम जो छंद है, उसमें 4 चरणों से अधिक चरण होते हैं। विषम छंद प्रायः 2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे आपके छपे हैं, रोला और लाला के योग से बनता है। कुंडलिया है, दोहा और रोला के योग से बनता है, तो वहाँ विषम छंद है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चरणों के आधार पर छंद के 3 भेद है, सम छंद, अर्ध सम छंद, विषम छंद, जिसे हम आगे सारणी के द्वारा समझेंगे। ध्यान देना, तो हमने पहले क्या लिया था, चरण चरण का तात्पर्य क्या, छंद की प्रत्येक पंक्ति को पद, पाद या चरण कहते हैं। फिर वर्ण, वर्ण भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि, लेकिन लिखित लघुत्तम इकाई क्या है, वर्ण, जिसे खंडित नहीं किया जा सके। तो छंद में वर्ण और मात्रा महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई जिसे खंडित नहीं किया जा सके वर्ण है, और मात्रा क्या है, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रिक छंद में तो आपके स्वर ही केंद्र में है, वर्णिक में भी स्वर को ही ध्यान रखना है, क्योंकि व्यंजन है वो स्वर के योग से पूर्णता प्राप्त करता है। तो ध्यान देना, मात्रा से हमारा अर्थ है स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जिसमें कम समय लगता है वो लघु है, जिसे हम एक मात्रा मानते हैं। जिसमें अधिक समय लगता है वो गुरु है या दीर्घ है, जिसमें 2 मात्राएं लगती है। तो ये हम लेंगे आगे। और फिर है गति। गति का अर्थ है कविता पढ़ने का प्रवाह या लय, यानी जिस लय से, जिस गति से कविता पढ़ी जाएगी उतनी ही कविता सुंदर लगेगी और प्रभावी होगी। यति का अर्थ है विश्राम या रुकना। कोई लंबी कविता हो तो उसे उसको पढ़ते समय, वाचन करते समय बीच बीच में रुकना होता है, और जहां रुकना होता है, विराम देना होता है, उसे यति कहते हैं। फिर तुक, चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति तुक है, जिसे हम तुकबंदी कहते हैं। जैसे चौपाई की हम बात करें तो 4 चरण होंगे। 4 चरणों में सभी में तुक जो है मिलना चाहिए, और जब भी में तुक मिलेगा तो वो सुंदर चौपाई मानी जाएगी। और फिर है गण। गण जिसका सामान्य अर्थ है समूह, और छंदों में 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, जिसको हम आगे जो है देखेंगे। तो ये तो था छंद की परिभाषा, जिसे हमने विश्लेषित किया कि छंद क्या है, किन किन का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं छंदों के प्रकार। छंदों के प्रकार अगर पूछा जाता है, इस तरह का प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न, स्थूल प्रश्न आ जाता है, छंदों के कितने भेद है, तो ध्यान देना 2 भेद है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अगर पूछा जाता चरणों के आधार पर छंदों के कितने भेद है, तो एक अलग टॉपिक है। वो भेद जो है 3 है, सम छंद, अर्ध सम छंद, विषम छंद, जिसकी भी हम बात करेंगे। तो ध्यान देना, छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक छंद और दूसरा मात्रिक छंद। वर्णिक छंद के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसके 3 भेद है। देखिए यहाँ आपके सामने है, यहाँ चरणों के आधार पर विभाजन किया गया है, सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम छंद। सम छंद में ध्यान देना 4 चरण होंगे, अर्ध सम छंद में 4 चरण नहीं होगी, 2 पंक्तियां होगी। उसके पूर्वार्ध को अलग चरण माना जाएगा, उत्तरार्ध को अलग माना जाएगा। द्वितीय पंक्ति में भी पूर्वार्ध अलग, उत्तरार्ध अलग। तो जैसे हम बात करें अर्ध सम छंद की, तो दोहा सोरठा है। इसी तरह से विषम छंद 2 छंदों के योग से बनता है, जैसे कुंडलिया और छपे हैं। फिर हम सम छंद में जाएं तो इसके 2 भेद है, उपभेद हम कहेंगे, साधारण सम छंद और दंडक सम छंद। साधारण सम छंद वहां होता है जहां 26 या 26 से कम वर्ण होते हैं, और दंडक सम छंद वहां होता है जहां 26 वर्णों से अधिक वर्ण हो। ध्यान देना, वर्णिक छंद में गणों को देखा जाता है, साधारण समछंद में गणों की बाध्यता होती है, और दंडक समछंद में जहां 26 से अधिक वर्ण जैसे कवित है, तो वहां गणों की बाध्यता नहीं है, लघु गुरु का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ध्यान है कि जैसे कवित की बात करें तो उसमें मनहरण में 31 वर्ण, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण और देव घनाक्षरी में 33 वर्णवा वर्ण तो देखे जाएंगे, लेकिन गणों की बाध्यता वहां नहीं होगी। तो ये तो आपके था वर्णिक छंद
अब हम लेते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के भी वही चरणों के आधार पर 3 भेद है, सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम छंद। सम छंद की बात करें तो सम छंद की 2 उपभेद है, साधारण और दंडक। साधारण का अर्थ है 32 मात्राओं तक या 32 से कम मात्राओं वाले, और दंडक के 32 मात्राओं से अधिक जो छंद है वे इसमें आएंगे। तो चरणों के आधार पर वर्णिक छंद के 3 भेद और मात्रिक छंद के भी 3 भेद हैं। अब हम बात करते हैं वर्ण में हमें किसका ध्यान देना है, उसकी पहचान कैसे करें, लघु गुरु की पहचान कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व जिसे लघु कहते हैं, दीर्घ जिसे गुरु कहते हैं। ह्रस्व और दीर्घ जिसे लघु और गुरु कहते हैं। लघु स्वर, ध्यान देना इसमें वर्ण में स्वर मूल में है। तो लघु स्वर, स्वर कुल कितने हैं? स्वर कुल 11 माने गए हैं, और लघु या मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। ध्यान देना, अ, इ, उ, री। 4 स्वर जो मूल स्वर है वो लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर है, और गुरु स्वर है 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो है आपके 7 क्या है? गुरु या दीर्घ स्वर है, और मिला करके कितने हुए? 11 हुए। तो इन स्वरों की मात्राओं के आधार पर ही हमें छंदों का निर्धारण करना है, चाहे वो वर्णिक छंद हो चाहे मात्रिक छंद हो। ध्यान देना, जो लघु स्वर है उनकी 1 मात्रा मानी जाएगी क्योंकि उनके उच्चारण में कम समय लगता है, और जो गुरु स्वर है उनकी 2 मात्राएं मानी जाएगी क्योंकि उनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। ध्यान देना, इन स्वरों के अलावा हम जो है अनुस्वार और विसर्ग भी पढ़ते हैं। अनुस्वार विसर्ग हमेशा गुरु माने जाएंगे। आपके शब्दकोश में आप देखेंगे तो अनुस्वार सबसे पहले, फिर विसर्ग, फिर स्वर मिलेंगे। यहाँ अनुस्वार विसर्ग जहां भी होंगे वहां गुरु मात्राएं मानी जाएगी, यानी अनुस्वार की 2 मात्राएं और विसर्ग की भी 2 मात्राएं। फिर देखिए, लघु वर्ण की 1 मात्रा, गुरु वर्ण की 2 मात्राएं मानी जाती है। मात्रा केवल स्वर की होती है। ध्यान देना, यहाँ फिर लिखा गया मात्रा केवल स्वर की होती है। छंदों में वर्ण या मात्रा गिनती इसमें केवल केवल स्वर को देखा जाता है, इसको नोट करना। छंदों में चाहे वर्णिक छंद हो चाहे मात्रिक छंद हो, केवल और केवल स्वर को देखना है। स्वर आपको पता होना चाहिए कुल कितने हैं? 11 हैं। 4 मूल स्वर है जिन्हें ह्रस्व और लघु स्वर कहते हैं। कौन से हैं? अ, इ, उ, री। और 7 दीर्घ या गुरु स्वर है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये कुल हुए 11। जो लघु स्वर है या मूल स्वर है उनकी 1 मात्रा मानी जाती है, और जो दीर्घ स्वर है या गुरु स्वर है उनकी 2 मात्राएं मानी जाती है, और साथ साथ जो अनुस्वार विसर्ग है उनकी भी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। अब देखिए, आप पहचान कैसे करेंगे छंद में, लघु गुरु की पहचान कैसे करेंगे। ध्यान देना, लघु स्वर के लिए देखिए 3 बिंदु है। सभी लघु स्वर व उनके योग से बनने वाले व्यंजन, जैसे आपका ये अ, ई, उसी तरह से आपका क, तो ये जो है आपके, ये आपका कु, ये सारा ये आपका की। तो ये सारे क्या है? लघु स्वर है। देखो यहाँ लघु स्वर है, ये भी स्वर है, और ये व्यंजन के ऊपर मात्रा लगी है। इस पे किसकी लगी है? अ की, इस पे उ की, इस पे री की। तो सभी लघु स्वर उनके योग से बनने वाले व्यंजन क्या माने जाएंगे? लघु माने जाएंगे। तो लघु की पहचान क्या है? ऐसा आपको मिलेगा, चिन्ह मिलेगा। और अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले लघु स्वर व उनसे बनने वाले व्यंजन, ये आपके नियम है कि अनुनासिक या चंद्र बिंदु वाले लघु स्वर, कहने का मतलब लघु स्वर तो लघु है ही, 1 की मात्रा मानी जाएगी, और उनसे बनने वाले व्यंजन वो भी 1 की मानी जाएगी। पर ध्यान देना, स्वर और चंद्र बिंदु वाले स्वर अगर लघु है तो लघु माने जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ अनुनासिक जो चंद्र बिंदु वाले है अगर लघु स्वर है तो लघु ही माने जाएगा। और अगर गुरु हो जाता है, जैसे अगर बात करें हम, जैसे हम लिखते हैं चांद, यहाँ चंद्र बिंदु है, तो ध्यान देना यहाँ लघु नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही गुरु है।
गुरु पहले से है तो चंद्र बिंदु लगने से लघु नहीं हो जाएगा। अगर वो लघु है, जैसे हम बात करते हैं हंसना, इसमें आपका चंद्र बिंदु लगने पर भी ये क्या माना जाएगा? लघु। लघु की पहचान क्या है? ये चिन्ह क्या है? ये लघु। और गुरु का क्या है? ये। तो ध्यान देना, यहाँ लघु है इसलिए लघु ही माना गया है, और यहाँ गुरु है, ऊपर चंद्र बिंदु भले ही आया है, लेकिन वो चंद्र बिंदु अगर लघु पर लगता है तो वो लघु ही रहेगा। तो इसको जो है आप उसी रूप में लेना है। तीसरा बिंदु है स्वराघाती स्थलों पर प्रयुक्त दीर्घ स्वर भी अपने उच्चारण के अनुसार लघु मान लिया जाता है। पंक्ति आपके सामने है। स्वराघातित स्थलों पर प्रयुक्त दीर्घ स्वर, लिखित में तो दीर्घ है, लेकिन उसका उच्चारण करते समय स्वराघात होता है, तो दीर्घ होते हुए भी वो लघु मान लिया जाता है। देखिए, मही उपदेश दीन गुरु नीका, यहाँ जो ये लिखा हुआ है मोही, इसको पढ़ेंगे लिखित रूप में। इसको अगर देखें तो एक अलग से इसी को लेना हो तो हम क्या लेते हैं? मोही। ठीक है, देखो इसको किस रूप में लेंगे? मोही। लेकिन इस पंक्ति में पूरा पढ़ेंगे, इस चौपाई में पूरा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मही उपदेश दीन गुरु नीका, तो यहाँ जो है ये क्या माना जाएगा? लघु माना जाएगा। और ये लघु है, ये लघु, ये लघु, गुरु लघु, और यह गुरु लघु, लघु लघु, गुरु गुरु। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 2 16। चौपाई में अंत में 2 गुरु होते या लघु भी हो सकते हैं, ध्यान देना। तो ये इस तरह की एक पंक्ति हमने ली। इसका उच्चारण कैसे होगा? मही उपदेश दीन गुरु नीका। तो इस तरह से ये लिखने में तो दीर्घ है, लेकिन क्या है? स्वराघात के कारण यह लघु मान लिया गया है। तो लघु की क्या पहचान होगी? आपको क्या देखना है कि लघु स्वर को ध्यान में रखना है। लघु स्वर और लघु स्वर से बनने वाले व्यंजन, साथ ही लघु स्वर पर अगर चंद्र बिंदु आया है तो वो लघु ही रहेगा, और स्वराघात के कारण कहीं गुरु लिखा हुआ है लेकिन वो भी लघु मान लिया जाता है। इसके लिए आपके पास जो है वाचन की पकड़ होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए कि किस कविता में पंक्तियों का वाचन कैसे करना है। फिर हम करते हैं गुरु की पहचान। ध्यान देना, सभी स्वर तथा उनके योग से बने व्यंजन। सभी स्वर आपको बताया 7 स्वर, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, सभी स्वर जैसे आपका आ, इससे बनने वाला का, ठीक है, जो भी होंगे वे गुरु माने जाएंगे। अनुस्वार व विसर्ग युक्त व्यंजन, जहां भी अनुस्वार आएगा, जैसे हम बात करते हैं ये हंस, यहाँ देखा, ध्यान से देखना, यह अ लघु स्वर है, ह पर किसकी मात्रा है? अ की, लेकिन ऊपर अनुस्वार इसलिए क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा, और यह लघु माना जाएगा। तो हंस पे कितनी मात्राएं मानी जाएगी? 3। इसी तरह से हम लिखते हैं अतः, ध्यान देना, अतः, ये क्या सीधा लिखा हुआ 1, और त के ऊपर मात्रा किसकी? अ की, लेकिन पीछे क्या है? विसर्ग, तो ये भी क्या हो जाएगा? गुरु। तो कितनी मात्राएं हो गई? 3। तो ये आपको ध्यान देना है। अनुनासिक में ऐसा नहीं था। अनुनासिक में क्या था कि जो लघु स्वर है उसके ऊपर अनुनासिक आता तो लघु ही रहेगा, और गुरु पे आएगा तो सीधा गुरु हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना, अनुस्वार अगर लघु स्वर पे लगेगा तो वो गुरु हो जाएगा, और विसर्ग लघु स्वर पे लगेगा तो वो गुरु हो जाएगा। फिर तीसरा बिंदु है, संयुक्त अक्षर के पूर्ववर्ती लघु वर्ण में बलाघात होने पर लघु वर्ण भी गुरु माना जाएगा। यह बिंदु नोट करने योग्य हैं। ध्यान देना, संयुक्त अक्षर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संयुक्त अक्षर से पहले अगर बलाघात है और वो लघु वर्ण है तो गुरु हो जाएगा, और गुरु है तो गुरु रहेगा ही। ध्यान देना, संयुक्त अक्षर ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं अग्र की, अग्र लिखा हुआ है आपके, इसमें अग्र में, इसमें क्या, इसको शब्द को तोड़ोगे तो क्या आएगा आपका? अ धन ग धन र धन अ। ध्यान देना, अग्र में संयुक्ताक्षर क्या ये है, तो संयुक्ताक्षर से पहले का जो स्वर है क्या है? लघु है, लेकिन संयुक्ताक्षर से पहले बलाघात होने के कारण वो क्या मान लिया जाएगा? गुरु मान लिया जाएगा। तो अग्र में कितनी होगी मात्राएं? 3। ध्यान देना,
संयोक्ता अक्षर को नहीं देखना है। संयोक्ता अक्षर पे जो भी मात्रा है, लघु है तो लघु माना जाएगा, गुरु है तो गुरु माना जाएगा। लेकिन संयोक्ता अक्षर से पहले वो भी अगर बलाघात है तो लघु गुरु हो जाएगा, अगर बलाघात नहीं है तो लघु लघु ही रहेगा। तो इसमें बलाघात है। इसी तरह से आपका पास्ट बलाघात है, गुरु हो जाएगा। इसी तरह से शुक्ल बलाघात है, गुरु हो जाएगा। तुम्हारा, ठीक है, ये तो गुरु गुरु है ही, लेकिन तुम्हारा में तू भी गुरु हो जाएगा क्योंकि बलाघात है। तुम्हारा, तुम्हारा नहीं है। कृष्ण, यहां भी बलाघात है तो ये गुरु हो जाएगा। री लघु है लेकिन शोक्ता अक्षर से पहले है और बलाघात है, इसलिए गुरु हो जाएगा। ध्यान देना, नोट क्या है, पर जहां बल नहीं पड़ता वहां लघु ही माना जाएगा। ध्यान देना, आपके सामने लिखे हुए तुम्हारा, कन्हैया, कुम्हार। तुम्हारा में तू पे बल है और तुम्हारा में बल नहीं है, तो यहाँ तू लघु ही रहेगा और ये गुरु गुरु होंगे। ध्यान देना, संयोक्ता अक्षर युक्त कोई शब्द है तो उसमें संयोक्ता अक्षर को नहीं देखना है। संयोक्ता अक्षर के साथ लघु स्वर है तो लघु रहेगा, गुरु है तो गुरु रहेगा। लेकिन संयोक्ता अक्षर से पहले जो वर्ण आ रहा है वहां अगर बलाघात है तो लघु गुरु हो जाता है, और बलाघात नहीं है तो लघु लघु रहता है। इसमें प्रायः संयोक्ता अक्षर के बाद ह अगर आया है तो उसमें आप प्रायः माने कि वहां बलाघात नहीं है। जैसे कन्हैया, कुम्हार, कुल्हाड़ी, यहाँ बलाघात नहीं है। ठीक है। और चौथा बिंदु है, छंद के प्रत्येक चरण के अंत का लघु वर्ण विकल्प के अनुसार गुरु मान लिया जाता है। कहीं ऐसे जैसे 4 चरणे और 4 चरणों में 3 चरणों में लघु गुरु आया है और एक में लघु आया तो उस लघु को भी गुरु मान लिया जाता है। और उसके बाद में हम कुछ उदाहरण लेंगे। उससे पहले एक बिंदु हमारा जो रह गया है, एक बिंदु हमारा कौन सा रह गया है? एक बिंदु हमारा रह गया है गण। हमने वर्ण को ले लिया, मात्रा को ले लिया और लघु गुरु की पहचान ले ली, लेकिन वर्णिक छंदों में गण देखना। गण का सामान्य अर्थ क्या है? ध्यान देना, गण का सामान्य अर्थ है समूह, और छंदों में गण का अर्थ है 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। कितना? ध्यान देना, 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों का समूह कह दीजिए। ध्यान देना, गण का शाब्दिक अर्थ या सामान्य अर्थ है समूह, और यहाँ छंदों में जब गण हम देखते हैं तो वहां 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और गण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। उसको समझने के लिए एक फॉर्मूला भी है, एक सूत्र भी है, हम संक्षेप में लिखेंगे। यमाता, यमाता, राजभान, सलगा। ध्यान देना, यमाता, राजभान, सलगा। इसमें ध्यान देना, प्रारंभ के जो 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो गण है, और पीछे वाले जो 2 वर्ण हैं वो उसको, उसके गण की मात्राओं को निर्धारित करने के लिए आए हैं। तो 8 गण कौन से हैं? ध्यान देना, यगण, मगण, तगण, रगण। ये आपको वर्णिक छंदों में ध्यान देना देखने हैं। वर्णिक छंदों में रगण के बाद होगा जगण, जगण के बाद आपका आएगा भगण, और भगण के बाद नगण, और अंतिम आपका होगा सगण। ध्यान देना, 8 गण होते हैं और 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब आपको इस सूत्र के द्वारा तय करना है कि किसमें कितने गण होंगे। ध्यान देना, यगण में कौन कौन सी मात्राएं होगी? ये आपकी लघु है, ये गुरु गुरु, तो यगण में क्या होगा? लघु गुरु गुरु। ध्यान देना, आपको बताया था लघु की पहचान यह है, गुरु की पहचान यह है।
और मग्गण में आपको मा से शुरू करना, गुरु गुरु गुरु, तो आपके 3 मात्राएं होगी गुरु गुरु गुरु। तग्गण में क्या होगा, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। इसी तरह से रगड़ में क्या होगा, गुरु लघु गुरु, तो गुरु लघु गुरु। इसी तरह से जगड़ में क्या होगा, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। और भगड़ में क्या होगा, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। और नगण में होगा तीनों ही लघु। और सगण में होगा लघु लघु गुरु। ध्यान देना, लघु लघु गुरु के लिए हमने ये लिखा है यमाता राजभान स तक हमारा काम हो गया, लेकिन स का अर्थ सगण है, सगण में लघु लघु गुरु आता है, इसलिए हमने ये पीछे लिखा है। तो यह सूत्र आपको हर एक काव्य शास्त्र की पुस्तक में मिलेगा। यमाता राजभान सलगा, इस आधार पर हम कहते हैं कि 8 गण होते हैं। अब किसमें कितने गण होते हैं, मदिरा सभा में 7 भगण 1 गुरु, इस तरह से आपके मालती में 2 हो जाएंगे, 7 भगण 2 गुरु। तो इस तरह से आपके प्रत्येक वर्णिक छंद में गणों की बाध्यता होती है। ठीक है, द्रुत विलंबित अगर आप पढ़ेंगे तो नगण भगण भगण रगण, तो वहां आपको पूरा ध्यान देना है कि किस तरह से कितने गण हैं और कौन कौन से गण हैं। और मात्रिक छंदों में इस तरह के गण नहीं देखे जाते हैं। वर्णिक छंदों में भी जो दंडक है, आपके जो कवित जैसे छंद है, वहां गणों की बाध्यता नहीं, वर्णों को तो गिना जाता है लेकिन गणों की बाध्यता नहीं। तो ध्यान देना, गण का क्या देखना है, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इस सूत्र से पता चलता है। यमाता राजभान सलगा, इसमें जो जो मात्राएं लगाई उस आधार पे हमने तय किया। पहले हमने यह है तो यज्ञण लिया, और यज्ञण में गुरु गुरु लघु गुरु गुरु मात्रा है। इसी तरह से आपके मग्गण में तीनों गुरु होंगे, तग्गण में गुरु गुरु लघु, रगण में गुरु लघु गुरु, जगण में लघु गुरु लघु, और भगण में गुरु लघु लघु, नगण में तीनों ही लघु, और सगण में लघु लघु गुरु। तो ये आपके जो है गण है जो वर्णिक छंदों में देखे जाते हैं। अब हम आज जो लिया टॉपिक, उसमें उदाहरण लेंगे 1-2, जिससे आपका क्लियर हो कि वास्तव में इसको देखना कैसे है। आपके सामने पंक्तियां हैं, आप पंक्तियों को पहचान गए होंगे क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं। पंक्तियां किस रचना से ली गई है, बिहारी सत्सी से। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे शाम हरित दुति हुई। जो होशियार बच्चे होते हैं वो पंक्ति को देख के कह देंगे कि बिहारी सत्सी जो है किस छंद में लिखी गई, वो उस तरह का पढ़ा हुआ सीधा जो है लिख लेते। लेकिन मेरा ये मानना है कि परीक्षा में इस तरह की पंक्ति आती है तो छंद गणितीय सूत्रों पर निर्भर है। इसके अंदर देखें कि इसमें जो है आपके विकल्प आपके सामने हैं, 4 विकल्प में से आपको पता लगेगा कि इसमें से कौन सा विकल्प सही हो सकता है, उस आधार पर देखें। देखिए इसमें मात्राओं को देखते हैं। देखिए, गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु, लघु गुरु गुरु, और गुरु लघु। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पर क्या है, यति। ध्यान देना, 13 पर यति। और फिर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इस पहली पंक्ति में 13 11 पर यति है। दूसरी पंक्ति देखिए, गुरु लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु गुरु, गुरु लघु 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 लघु, लघु लघु गुरु लघु। ध्यान देना, 2 2 4 6 8 10 11 और 13 पे यति है। यहाँ फिर 13 पे यति है, और फिर है 2 3 4 5 6 7 8 10 और 11। ध्यान देना, जहां 13 11 पर यति हो तो वहां कौन सा छंद होता है, कौन सा छंद होता है, बिहारी सत्सी किसमें लिखी गई है, दोहा छंद में। जहां 13 11 पर यति हो, 13 11 पर यति हो, वहां कौन सा छंद होता है, दोहा। और दोहा चरणों के आधार पर कौन सा छंद है, अर्ध सम छंद है, अर्ध सम छंद है। ठीक है, क्योंकि पंक्तियां 2 है, इसका पूर्वार्ध विषम चरण माना गया, उत्तरार्ध सम। इसमें पूर्वार्ध में 13 13 और उत्तरार्ध में 11 11 पर यति है। ठीक है,
तो जहाँ 13-11 पर यति होती है, वहाँ दोहा छंद होता है, मात्रिक छंद है। मात्रिक में भी कैसा है? अर्ध सम छंद है। इसी तरह का एक और उदाहरण हम जो है लेते हैं। देखिए, पंक्तियाँ आपके सामने हैं। मतलब री मनवार नेत जिमावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। ये पंक्तियाँ सीधी सरल है, लेकिन ध्यान देना छंद में कोई जरूरी नहीं होता कि आप उसका भावार्थ निकालें। मजे की बात यह है कि बिना भावार्थ निकाले आपको तो मात्र वर्ण मात्राएं गिननी है। पहले ये पहचान करनी है कि वर्णिक छंद या मात्रिक है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन भी होंगे। उन चारों को देख करके आप तय कर सकते हैं। और आपको लगे कि ये मात्रिक है तो फिर उसमें मात्राएं गिननी है। लगे कि वर्णिक है, वर्णिक में आपकी अगर साधारण है जिसमें गणों की बाध्यता तो वो देखना है, अन्यथा आपको वर्णों को गिनना है। देखिए, इसमें आप देखिए लघु लघु लघु, क्योंकि अ की मात्रा है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। यहाँ लघु लघु गुरु लघु, और फिर गुरु लघु लघु गुरु गुरु, और फिर गुरु लघु गुरु। ध्यान देना, अ की मात्रा है तो 4 लघु, बड़ी ई की मात्रा है 2, तो ये गुरु हो गया। तो 4 और 2 6, और 7 8 9 10 11। ध्यान देना, इसमें 11 पर यति है। ध्यान देना, लघु स्वर पर 1 मात्रा और गुरु पर 2 मात्राएं मानी जाती है। और यहाँ ये गुरु है 2 मात्रा, यहाँ 1 3, ये लघु है 4, ये गुरु गुरु है 4 और 4 8, और ये गुरु है 10 और ये एक लघु है 11, और ये 2 मात्राएं हैं तो 13। जहाँ 11 13 पर यति हो। दूसरे में देखिए आप, लघु 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 गुरु लघु, क्योंकि आ की मात्रा एक यहाँ आई है। छोटी की मात्रा होगी तो वो क्या होगा? लघु होगा। तो कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ 11 पर यति है। फिर देखिए, गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु। ध्यान देना, लघु गुरु मात्राओं के आधार पर तय करना है। जिसमें आपके अ ई उ री की मात्रा हो वे लघु है, और जिनमें शेष मात्राएं हैं वो गुरु है, और अनुस्वार विसर्ग है तो भी गुरु है। तो इसमें आपके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13। जहाँ 11 13 पर यति होती है तो ध्यान देना कौन सा छंद होगा? सोरठा छंद होगा। ठीक है, और सोरठा कैसा है? अर्ध सम छंद है। तो हमने इससे पहले जो है क्या लिया? पहले हमने दोहा लिया। अर्ध सम छंद सोरठा है, जहां 2 पंक्तियां हैं, लेकिन इसका पूर्वार्ध विषम चरण उत्तरार्ध सम चरण, द्वितीय पंक्ति का पूर्वार्ध विषम चरण उत्तरार्ध सम चरण है। तो जहां विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 13 मात्राएं हो, यानी दोहा छंद का एकदम उल्टा है सोरठा। दोहा में क्या था? 13 11 पर यति थी, और सोरठा में क्या था? 11 13 पर यति है। तो ध्यान देना, छंद गणितीय सूत्रों पर निर्भर है। आप अच्छी तरह से देखें और अपने नोटबुक में उसको अंकित करें कि किस तरह से छंद में जो है किन-किन का ध्यान रखना है। मुख्य ध्यान किसका रखना है? मात्रा का। ठीक है, लघु गुरु का ध्यान रखना है, और लघु गुरु की पहचान के लिए आपको बता ही दिया, जो मूल स्वर है वो लघु है, और संयुक्ताक्षर से पहले अगर बलाघात नहीं है तो लघु लघु ही रहेगा, लेकिन अगर बलाघात है तो संयुक्ताक्षर से पहले वाला लघु गुरु हो जाता है, और अनुस्वार विसर्ग गुरु माने जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस आधार पे हम अगली कक्षा में छंद जो है, छंदों के प्रकार है, उन पर बात करेंगे। आज हमने समझा है कि छंद क्या है और छंद के प्रकार कितने हैं। 1-2 हमने उदाहरण लिए हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो भी छंद होंगे उनको हम जो है उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे, आपको समझाएंगे। धन्यवाद।